नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस में। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए आज की हमारी ये क्लास दूसरी है। देखते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो जो परमाणु होता है, परमाणु का जो वाह्यतम कक्षा होती है, तो वाह्यतम कक्षा में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। कल कुछ बातों पर चर्चा हुई थी, जैसे नाभिक है। ये नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये हमारा कोई परमाणु है, मान लीजिए प्रोटॉन है। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और हमने ये देखा कि जो बाहरी कक्षा का, अंतिम कक्षा का, यानी वाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा क्या कहलाता था? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन सा था? परमाणु के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी का प्रवाह, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का प्रवाह। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करा दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? विद्युत धारा का प्रवाह है। ठीक है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश भी होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश भी तो है, दैट मीन्स एक प्रकार का चार्ज भी तो है। ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश भी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन भी होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन भी तो है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है? परमाणु के बाहरी कक्षा में। मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु के वाह्यतम कक्षा में हमेशा उपस्थित होता है। और अंदर से बाहर की ओर जाने पे, इसकी ऊर्जा बढ़ती है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी। और बाहर से अंदर की ओर आने पे ऊर्जा घटती है। अंदर से बाहर जाने की तरफ क्रम में ऊर्जा बढ़ती है, जबकि बाहर से अंदर आने के क्रम में ऊर्जा घटती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास होगी। क्यों? क्योंकि परमाणु के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित होता है। और वाह्यतम कक्षा यानी अंदर से बाहर जाने के क्रम में सबसे अंतिम कक्षा में यही होगा। तो इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा इसी के पास होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास। तो सर्वाधिक ऊर्जा भी होती है इसके पास। सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास। और न्यूनतम ऊर्जा किसके पास होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर हम बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हो गया, तो आंतरिक कक्षा में जो होंगे, परमाणु के आंतरिक कक्षा में, उनको हम क्या बोलेंगे? तो कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, या फिर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है ये भी बोलते हैं। जबकि परमाणु के आंतरिक भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। इनकी ऊर्जा इस ऊर्जा से कम होती है, अर्थात वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन से कम होती है। और सर्वाधिक ऊर्जा किसकी होती है? सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन की होती है। और इसी का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। चर्चा कर लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। नाभिक से दूर होने के कारण लगभग मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं यहाँ पे नाभिक हमारा है, नाभिक अंदर होता है, नाभिक से बाहर यानी बाहरी कक्षा में, यानी नाभिक से दूर है ये। तो इसीलिए कहा गया कि नाभिक से दूर होने के कारण लगभग मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी नाभिक से दूर होता है, दूर होने के कारण ही इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नाभिक से दूर होता है इसलिए ये नाभिक से लगभग मुक्त होता है, इसलिए नाभिक से दूर होने के कारण इसे क्या कहा जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। रहा है
परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा होता है ये परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित है, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा है यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर कोर इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे आप, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। इसकी सर्वाधिक ऊर्जा भी होती है, हमने आपको दिखाया अंदर से बाहर की ओर जाने पे एनर्जी बढ़ती है। सो मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक होगी, सर्वाधिक होगी। इसी का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब करा दिया जाता है तो क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह हो गया है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। के कारण, किसके कारण, दैट मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। के कारण यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना, यानी इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण किसी चालक यानी कंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा का प्रवाह पहुंचता है। जैसे तार है, विद्युत तार की बात कर रहा हूं मैं, वायर, किसी वायर में एक सिरे से, मान के चलिए कि ये कोई वायर है, इस सिरे से इस सिरे तक करंट किस आधार पे पहुंचेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण आवेश जो है यानी धारा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत अपघट्ट में आयन के कारण होता है। ठीक, इस चीज को समझते हैं, आइए अच्छे से। कह रहा है कि ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत अपघट्ट में आयन के कारण होता है। किसमें, तो ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्ट में आयन के कारण होता है। पहले इन चीज़ों को समझते हैं कि ठोस तार, कोई बिजली की तार है तो ठोस विद्युत तार में, ठोस तार में या धातु के तार में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा, या विद्युत धारा का प्रवाह होगा किसके कारण होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अभी हमने चर्चा की थी कि कोई ठोस धातु है, ठोस धातु में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो किसके कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मतलब कोई ठोस धातु है, अगर उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करना है तो वो किसके कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रवाहित होंगे, बहेगा, यानी विद्युत धारा का बहाव हो रहा है। जबकि वैद्युत अपघट्ट में, तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत अपघट्ट क्या है। तो विद्युत अपघट्ट एक प्रकार का घोल होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है, एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा द्रव, एक ऐसा घोल जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सके या हो सके घट। जैसे वैद्युत अपघट्ट होता है H2SO4, ये एक प्रकार का विद्युत अपघट्ट है। इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं या फिर तेजाब है ये हमारा। आप देख ही रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड या तेजाब में हमारा विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसमें करंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ठोस धातु के तार में या ठोस धातु में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जबकि विद्युत अपघट्ट में ये एक प्रकार का द्रव है, लिक्विड, आप समझ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब। तो ये H2SO4 एक प्रकार का विद्युत अपघट्ट है। इसमें किस माध्यम से धारा प्रवाहित होती है,
तो आयन के कारण। कैसे? ये दो हिस्से में टूट जाता है, इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस और HSO4 माइनस में टूट जाता है। ये प्लस और माइनस ही, ये प्लस और ये माइनस ही क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। विद्युत अपघट्ट का आयन कहलाता है। क्लियर हुआ? तो हमने दो चीज़ें समझी कि किसी ठोस धातु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि किसी वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह उसके आयन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश भी होता है। अभी हमने चर्चा किया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश भी है, यानी चार्ज भी है। अच्छा, आवेश, जो आवेश है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन भी है, दोनों होते हैं। जो आवेश होता है, तो आवेश एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो यह एक प्रकार का आवेश भी है। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश भी है, और आवेश क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बता चुका हूँ। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन भी होता है। भाई वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, आवेश है। क्लियर? जैसे यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, किसके बहाव के कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये भी सही है। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, ये भी सही है। विद्युत धारा का प्रवाह आवेश के कारण होता है, ये भी सही है। और विद्युत धारा का प्रवाह केवल और केवल आवेश के कारण होता है, ये भी सही है। ठीक है। कभी भी अगर ऑप्शन में एक साथ दो ऑप्शन दे दे तब हम कैसे करेंगे? जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। विद्युत धारा किसका प्रवाह है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा किसका प्रवाह है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। प्रोटॉन का प्रवाह के कारण तो होता नहीं है, न्यूट्रॉन के प्रवाह के कारण तो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण हमारा विद्युत धारा होता है। इसलिए हम विद्युत धारा किसका प्रवाह है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। आइए अगर यहाँ पे देख लें कि विद्युत धारा किसका प्रवाह है, तो आवेश का प्रवाह है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, या नॉन ऑफ दिस, किसका प्रवाह है? तो हम यहाँ देखेंगे तो आवेश भी सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी सही है, इलेक्ट्रॉन भी सही है। तीनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हुई जाती है। लेकिन परफेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? परफेक्ट आंसर हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, कि विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आवेश के कारण क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण क्यों नहीं होगा? जबकि मतलब तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक मतलब आवेश भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो दरअसल कुछ चीज़ें हमें अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करना पड़ता है चीज़ों को पता करने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि एक बंदा है और इसका नाम है रोहित कुमार यादव। इस बंदे का नाम है रोहित कुमार यादव। अगर मैं इनसे पूछूं कि आपका क्या नाम है, तो इन्होंने बताया कि सर मेरा नाम यादव है। इन्होंने बताया कि सर मेरा नाम यादव है। तो ये कहाँ तक उचित है कि इनका नाम यादव है? यादव तो और भी कोई हो सकता है। हम यादव के नाम से किसी एक व्यक्ति तक थोड़ी पहुँच सकते हैं। ये तो एक कॉमन नेम है यादव। इन्होंने कहा सर मेरा नाम, इससे यादव कहने से बेहतर है कि इन्होंने कह दिया कि सर मेरा नाम रोहित कुमार है। इन्होंने कह दिया सर मेरा नाम रोहित कुमार है, और उससे बेहतर है कि इन्होंने बता दिया कि सर मेरा नाम रोहित कुमार यादव है। इन तीनों में से यादव हूँ
रोहित कुमार हूँ या फिर रोहित कुमार यादव हूँ, में से ज़्यादा मैसेज को कन्वे कौन कर रहा है? रोहित कुमार यादव, जाहिर सी बात है। इसलिए इन तीनों का नाम एक जरूर है, लेकिन ज़्यादा मैसेज को कन्वे कौन कर रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यहाँ पे हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, वो अंदर होता है हमारा, प्रोटॉन से होता नहीं है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश होता है, इसलिए वहाँ पे आंसर आवेश हो जाएगा। क्योंकि आवेश एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, दोनों होता है। आइए देखते हैं आवेश। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम तथा एम्पियर सेकेंड होता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तथा वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई। ठीक है, कह रहा है आवेश क्या है? यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है। देखिए, आवेश हम भी हो सकते हैं, आवेश आप भी हो सकते हैं, आवेश कोई भी वस्तु हो सकती है। कहने का सेंस ये है कि किसी आवेशित वस्तु को हमारे अंदर एक कोई ऐसी प्रॉपर्टीज जनरेट हो, हमारे अंदर हमारा एक ऐसा गुण हो कोई, जिसके कारण हम किसी आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हों। यही चीज़ क्या कहलाती है? आवेश। ठीक है, यानी किसी चीज़ का आकर्षण या किसी चीज़ का प्रतिकर्षण किसी विशेष गुण के कारण आवेश कहलाता है, होता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम भी होता है। एसआई मात्रक कूलाम होता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और एम्पियर सेकेंड, दोनों ही एसआई मात्रक है, कूलाम और एम्पियर सेकेंड। Q = IT होता है, आपने पढ़ा होगा अगर याद हो तो। Q = IT होता है, आपने पढ़ा होगा कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम तो होता है, लेकिन एम्पियर सेकेंड कैसे होता है? तो Q = IT होता है, Q = IT होता है। I क्या है हमारा? ये धारा है और T क्या है? सेकेंड है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और सेकेंड का मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। तो आवेश का मात्रक दो होता है, एक कूलाम भी होता और एम्पियर सेकेंड होता, दोनों ही एसआई मात्रक। एक सीजियस मात्रक होता है। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अभी मैंने आपको वैद्युत अपघट्ट बताया था, H2SO4 को ब्रेक किया था तो H+ SSO- में आया था। H2SO4 को जब ब्रेक किया था तो H+ और HSO4- में आया था। जो ये प्लस है और ये माइनस है विद्युत अपघट्ट का, ठीक है, वही कह रहा है कि आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक, जिसके कारण आयन बनता है, ये धन और ऋण का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तथा वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने दी थी। दो चीज़ें हमें समझ में आई। जो वैद्युत अपघट्ट होता है एक प्रकार का आवेश होता है, और वो जो पॉजिटिव और निगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक निशान है, उन शब्दों का यूज़ करने के लिए सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जो वस्तुओं का गुण होता है
आवेश होता है वो गुण क्या है? किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना या किसी वस्तु को अपनी ओर से बाहर की ओर धकेलना। ऐसी प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, नोट में क्या है? थेल्स। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है और यह घटना स्थिर वैद्युत तथा घर्षण विद्युत कहलाती है। ऐसा समझते हैं। थेल्स जी कहते हैं कि कोई कुचालक समझ रहे हैं? एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसी चीज, एक ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, कुचालक कहलाता है। एक ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह यानी करंट उसमें फ्लो ना हो, उसको हम कुचालक बोलते हैं। सुचालक किसे बोलते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, करंट आसानी से फ्लो हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं? सुचालक। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक और एक होता है सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स अर्धचालक। हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल हमें यहाँ समझना है कि थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा धनावेशित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और रेशम का कपड़ा जिस पर कांच का टुकड़ा रगड़ा जाता है वो ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ से समझना ये है, कल ही हमने समझा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो किस प्रकार का एलिमेंट होता है? वो धातु होता है कि अधातु होता है? तो पहले हमने चीज़ समझी थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो वो धातु होता है। पहली चीज़, जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करता है, तो वो क्या होता है? धातु। कभी भी अधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसीलिए वो धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा, जैसे कांच का टुकड़ा है उसको रेशम के कपड़े पर आप रगड़ेंगे तो जो कांच का टुकड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो क्या बन जाएगा? धनावेशित बन जाएगा। और जैसे वो धनावेशित बनेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि जो रेशम का कपड़ा था वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत। आपने बचपन में कंघी ली होगी, कंघी, या स्कूल में विद्यालय में आपने स्केल लिया होगा, पटरी। बच्चे ऐसे ऐसे बालों में रगड़ते हैं उसको, और रगड़ने के बाद उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को, कणों को ऐसे उठाते हैं ऐसे करके। तो आपने देखा होगा कि बालों में कंघी को रगड़ने पे या फिर स्केल को रगड़कर कोई हल्की चीज़ उठाई जाती है, धूल मिट्टी, धूल कंकड़ या फिर कागज़ के टुकड़े, तो वो चिपकने लगते हैं उस कंघी या फिर स्केल में। तो वो क्या होता है? वो कंघी या वो कांच का टुकड़ा या वो स्केल, पहली चीज़ क्या है? वो क्या है? सुचालक है कि कुचालक है? तो वो कुचालक है। इसका मतलब ये है स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत जो हम रगड़ते हैं ये क्या कहलाएगा? घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत। यानी स्थिर विद्युत और घर्षण विद्युत के कारण कोई कुचालक में भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। वैसे तो होता सुचालक में है, लेकिन कुचालक में भी स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहते हैं? अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम जी कहते हैं कि कोई दो आवेश हैं,
कोई दो आवेश हैं, हमने ले लिया Q1 Q2, दो आवेश हैं, कोई दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग F से डिनोट करेंगे। F इज इक्वल टू, इधर कर लेते हैं, F बराबर क्या कहते हैं, अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल को हम F से डिनोट करते हैं। आकर्षण बल उनके आवेशों यानी Q1 और Q2 के समानुपाती होते हैं, Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। यानी कूलाम का नियम कहता है कि विद्युत आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। दोनों को हल करने पे क्या बनता है, ये बन जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो F समानुपाती हटेगा और समानुपाती के स्थान पे हमारा K आ जाएगा, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियतांक होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर से सॉल्व करेंगे अगला स्टेप, तो K हट जाएगा, K के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये F समानुपाती हटा तो K कैसे आ गया, और K हटा तो ये कैसे आ गया। ठीक है, तो समानुपाती जब भी हटता है तो समानुपाती के स्थान पे ये K आता ही है, और ये एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। और K का एक वैल्यू होती है जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और यह एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युत परमशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युत परमशीलता है। यहाँ पे केवल आपको 3 वैल्यू याद रखनी है। वो है पहली वैल्यू जो आपको आगे काम देगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहली वैल्यू ये याद रख लीजिए। दूसरी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और K का मान होता है K की वैल्यू आपको याद रखनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है और पसंद आती है तो इन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारा मनोबल और उत्साह को बढ़ाएं, तब हम आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। धन्यवाद।